गलती करना पाप है, अपराध है। तुमने गलती की है, तुम्हें फांसी होगी, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम रहने के लायक नहीं हो इस समाज में। तुमने गलती कैसे कर दी? तुम एक इतने बड़े अभिनेता होकर के इतने बड़े स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? तुम इतने बड़े आर्मी मैन होकर के इतने बड़े स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? तुम इतने यूट्यूबर होकर किसी को भला बुरा कैसे बोल सकते हो? तुम मीडिया मैन होकर के, इतने अच्छे मीडिया रेप्यूटेड बंदे होकर के किसी एक पार्टी का बुराई कैसे कर सकते हो? आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आज हमारे भारत में अगर किसी भी इंसान से कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं ये बताने के लिए कि तुमने गलती की है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम आउट हो जाओ यहाँ से। और यही कारण है भारत की ग्रोथ में एक स्टॉपेज का। ये एक ब्रेकर का काम करता है, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में गलती करना अच्छा माना तो नहीं जाता, परंतु उसकी सज़ा थोड़ी सी दे करके फिर उसे माफ़ की जाती है, क्योंकि यही वो गलतियाँ होती हैं जहाँ से इंसान सीखता है। और गलतियाँ तब होती हैं जब इंसान कुछ नया ट्राई करता है। और इंसान नया ट्राई कब करेगा? जब उसे ये पता रहेगा कि उसकी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। और गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं, इसका मतलब वो नई चीज़ें ट्राई करेगा। ऐसा नहीं कि मर्डर की बात कर रहा हूँ, मर्डर कर दिया है किसी का, रेप कर दिया है, तो ऐसी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसी गलतियों को सज़ा देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत गलतियाँ होती हैं दुनिया में, परंतु आपका ध्यान उस पर गया क्या? तो कुछ लोगों का चला गया होगा तो, और वो कमेंट करने की सोच भी रहे थे, परंतु मैं माहौल बदल दिया। तो गलतियाँ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गलतियाँ इंसान तभी करता है जब वो कुछ नया ट्राई करता है। जब तक वो कुछ नया ट्राई नहीं करेगा तब तक वो कोई गलती नहीं कर सकता। और अगर उसने कोई गलती की तो हमें जो भी लोग हैं उसको बुराई करने के लिए या फिर उसको ये जताने के लिए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम आउट हो जाओ, उसके बदले हम उसे मोटिवेट करें। हम अपने पर्सनल बिलीव्स, जैसे हम अपने पर्सनल बिलीव्स को उस इंसान पर ना थोपें, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ हुई है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो अलग तरीके से ग्रो हुई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बुरा इंसान है। क्या पता वो एक वृद्धाश्रम चलाता हो, आपको उसके बारे में क्या पता है? वृद्धाश्रम चलाता हो जहाँ पे 1000-2000 बूढ़ी माताएं बहनें रहती हों, जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। परंतु आप इंटरनेट पर देख लिए कि ये बंदा मेरी पार्टी के नेता को बुराई कैसे कर रहा है, ये बंदा मेरे देश की बुराई कैसे कर रहा है, ये बंदा मेरे किसी चाहने वाले को कैसे बुरा भला बोल रहा है। बस उसने बोल दिया, इसका मतलब वो बुरा है और तू किसी काम का नहीं है, तू मेरा दुश्मन बन गया। आप ये क्विक डिसीजंस लेना अपने ओपिनियंस और बिलीव्स के बेसिस पे, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें ऐसे सिचुएशन में ये सोचना होता है उसके पर्सपेक्टिव से, यानी वो बंदा किस पर्सपेक्टिव से, वो कैसे ग्रोथ किया है, वो अपने दिमाग में क्या सोचता है, ये भी हमें सोचना होगा। हम कहते हैं कि हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है, परंतु कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब हमें ये सोचना होगा कि सामने वाला क्या सोचता है, इससे पहले कि हम उस इंसान पे अपने पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल बिलीव्स को उस इंसान पे थोप दें। इससे पहले हम उस इंसान की ओपिनियंस और उसकी बैकग्राउंड को समझना होता है, तब हमें पता लगेगा कि वो गलत नहीं है। उसने कोई गलती की है तो वो गलती क्यों कर दी। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। एक लड़का है जिसका घर साबरमती बिहार में है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करना है बस आपको। तो वो साबरमती बिहार से है। एक फ्लड आता है, बहुत ख़तरनाक फ्लड, जिससे वो उसका पूरा घर बह जाता है, उसके पूरा गांव डूब जाता है, सभी लोग मर जाते हैं, उसके माता पिता, और फैमिली में ज़्यादा लोग होते ही नहीं है, 2 ही लोग होते हैं, तो वो चले गए। अब वो अकेला बचता है। उसको थोड़ी बहुत एडुकेशन मिली थी, क्लास 8 तक पढ़ा होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो सोचता है कि चलो मैं चलता हूँ
देश की राजधानी, जो सबसे ज़्यादा राजधानी जिसे बोला जाता है और जहाँ पर सब लोग जाते हैं, दिल्ली। तो वो दिल्ली निकल पड़ता है और दिल्ली चला जाता है। उसके पास खाने को 1 रुपये भी नहीं होते। वो सोचता है कि काश कोई मदद कर दे। फिर वो भीख मांगना स्टार्ट करता है। तो उसे पैसे मिलते हैं 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अब इतने पैसे में अपना पेट तो नहीं भर पाता, परंतु काफ़ी टाइम भीख मांगने के बाद 100-200 रुपये इकट्ठा कर पाता है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाता है, सॉरी स्ट्रीट फूड पे, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाने के लिए तो पैसे चाहिए 1000 रुपये मिनिमम, क्योंकि सस्ता वहाँ कुछ होता नहीं है। तो वो स्ट्रीट फूड पे गया जहाँ पर उसने 100-150 के खाना खाया। यानी जितना भी उसने भीख मांगा था सारा पैसा उसने खाने में खर्च कर दिया। और वो रो रहा है बैठकर फिर कि मैंने अपनों को खो दिया। मैं यहाँ पर इतने दूर हूँ, ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई दुश्मन, और ना ही मुझे कोई चाहने वाला, ना मेरी कोई मदद करने वाला। यहाँ तक कि भगवान को भी पड़ी नहीं है मेरी। अब वो ऐसे सिचुएशन में एक इंसिडेंट को देख लेता है जहाँ पर अपने आँखों से वो एक गली में पड़ा होता है, कचरे के ढेर के बगल में रोते हुए पड़ा रहता है। तभी वो देखता है सामने 2 बंदे एक दूसरे बंदे को, एडल्ट को, 2 बुजुर्ग बंदे एक एडल्ट बंदे को चाकू से मार रहे होते हैं और उस पर इतना चाकू से हमला करते हैं, खच 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 10-15 बार। जिसके बाद से वो एडल्ट बंदा मर जाता है वहीं पे। अब ये जो बिहार से साबरमती से आया हुआ बंदा होता है वो ये देख के चौंक रह जाता है। फिर उन दोनों के भागने के बाद ये रेंगते हुए जाता है उस मरे हुए बंदे के पास। अभी मरा नहीं रहता है, थोड़ा जिंदा रहता है। उससे पूछता है क्या हुआ दोस्त? तो वो बताता है कि मैंने उनकी बीवी को किडनैप करने की कोशिश की थी ताकि मैं फिरौती मांग सकूं 10 करोड़ रुपए की, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था और मैं उस बिजनेसमैन की वाइफ को किडनैप करना चाहता था ताकि 10 करोड़ की फिरौती मांग सकूं मैं। तो अभी साबरमती बिहारी बंदे को ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ समझ नहीं पाता। तब तक वो बंदा जो ज़मीन पर पड़ा होता है वो उसका अंतिम समय आ जाता है, वो डेड हो जाता है। और इस बिहारी बंदे को अब लगती है फिर दोबारा भूख। वो उसके पर्स से उसका पैसा, उसका वॉलेट, उसका एक गोल्डन रिंग, गोल्डन ब्रेसलेट सारा निकाल लेता है, उसका फ़ोन भी, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं होता सिवाय एक टी शर्ट और एक बनियान और एक चड्डी और एक लोवर के। तो उसका सामान लेकर ये मतलब पैसा और फ़ोन लेकर निकल चलता है। तभी पुलिस इसको ट्रैक करते हुए आती है। फ़ोन इसके पास होता है तो फ़ोन नंबर से इसे ट्रैक कर लेती है। वो ये समझती है, उस चेहरे को बिल्कुल नहीं देखी रहती है कि आखिर वो किडनैपर, वो शूटर है कौन। तो वो इसी बंदे को, बिहारी बंदे को ये समझ लेती है पुलिस कि ये है असली अपराधी, जबकि असली अपराधी तो कब का टपक चुका होता है। तो वो इस बिहारी बंदे को पकड़ के जेल में ले जाते हैं। अब वो जेल में, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी, पर वो जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद वो बहुत रोता है। उसे कई दिनों तक कुछ खाने को नहीं दिया जाता ताकि वो कुछ बता सके, पर वो बताएगा क्या जब उसने कुछ किया ही नहीं है, जब उसे कुछ पता ही नहीं है। और इनको विश्वास नहीं हो पाता है कुछ, ये विश्वास करते नहीं है पुलिस वाले। और जो उसकी डेड बॉडी थी पहले वाले शूटर की, जो मर गया होता है, उसको गायब कर दिए रहते हैं वहाँ के उसके दोस्त होते हैं। तो अब ये बिहारी बंदा जेल में अकेले होता है। फिर ये मिलता है बाकी सारे गैंगस्टर से जेल में ही, और उन सब से मिलकर उनकी सारी लाइफ की स्टोरी जानता है, सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और इतना कुछ सीखने के बाद वो खुद एक बन जाता है गैंगस्टर। हाँ, गैंगस्टर बन जाता है। जहाँ पर वो बंदा आया था ये सोचकर कि अब मैं बिहार में, मेरा कोई नहीं है, फ्लड में सब बर्बाद हो गया, मेरा अपना कोई नहीं है, वो दिल्ली आता है ये सोचकर कि शायद मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊँगा, कोई ना कोई काम करके। परंतु
उसे एक ऐसे आरोप में फंसाया जाता है जिसने उसने कुछ किया ही नहीं था। एक ऐसा मर्डर या फिर एक ऐसा किडनैपिंग जो उसने किया ही नहीं होता है, उसमें वो फंसता है और वो जेल में जाता है। अब तक उसकी कोई गलती नहीं थी और इन्हीं सिचुएशंस ने उसको एक बना दिया, एक गैंगस्टर, एक टेररिस्ट। वो जेल में बन जाता है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, एक टेररिस्ट। और टेररिस्ट बनने के बाद वो क्या क्या करता है मैं इमेजिन नहीं कर सकता। बहुत सारे कारनामे करता है, अपने पावर्स को बढ़ा करके पॉलिटिकल पावर को भी अपने कब्जे में करता है। फिर वो जेल से बाहर निकलता है और फिर वो खुद पॉलिटिक्स में उतर जाता है। अब उसका जो बचपन है, उसका एडल्टहुड है, कितने खतरनाक तरीके से गुजरा। आप सोचो, जब वो पॉलिटिशियन बन गया तो उसने क्या क्या फेस किया। अब वो क्या क्या करेगा, वो फ्यूचर में कितना डेंजर काम करेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इन सब घटना में जो कुछ भी हुआ, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये सारी गलती उस बिहारी बंदे की थी? नहीं, वो तो बेचारा मासूम था। वो तो समाज है, वो तो इन्वायरमेंट है जिसने उसको ऐसा बना दिया। तो हम यहाँ पे दोष दे रहे हैं क्या इन्वायरमेंट और समाज को? नहीं, हम यहाँ पर दोष नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स ये सोचने से पहले किसी इंसान के प्रति हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ में क्या गुजरा है, वो आखिर ऐसा है तो क्यों है। फिर हम सबको एक नज़र से देख पाएंगे, एक न्यूट्रल नज़र से, और हम हर एक छोटे बड़े इंसान की रेस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और थैंक यू सो मच जो आपने इस कहानी में इतना इंटरेस्ट दिखाया, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं अपनी जनरेशन से कनेक्ट होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।